इंसान ही दाग भी इंसान ही दाग भी गो खाक नशी जिंदगी लाइव में आज हमने बात की कुछ ऐसे लोगों से जो नशे का भयानक अंधकार देखकर बहुत मुश्किल से उससे बाहर निकले हैं। वो यहाँ आए ताकि हम और आप उनकी जिंदगी से एक सीख ले सकें और खुद नशे से बच सकें। नशे की लत क्यों पड़ती है, इस बीमारी का इलाज क्या है और क्या है इससे बचने के उपाय, जानने के लिए बात करते हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर चुग से। डॉक्टर चुग, वेलकम टू जिंदगी लाइव। थैंक यू। एडिक्शन की अगर बात करें, नशे की, किसी भी तरह का एडिक्शन हो, चाहे वो शराब, ड्रग्स, जुआ या इंटरनेट, इससे कैसे निकले कोई, या फैमिलीज कई बार जानना चाहती हैं कि इलाज क्या है। एडिक्शन में इतनी अवेयरनेस नहीं है। एडिक्शन इज अ मेडिकल इलनेस। प्राइमरीली उसका ट्रीटमेंट जो है मेडिकल ट्रीटमेंट है। आज कई तरह के ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं। एक बार ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जब दिमाग के अंदर हीलिंग शुरू होने लगती है, उसके बाद व्यक्ति की जो रियलाइजेशन है बढ़ने लगती है, उसका एहसास बढ़ने लगता है। उस स्टेज पे उसको हम बिल्ड करने के लिए तब साइकोथेरेपी शुरू करते हैं। उसमें स्पिरिचुअलिटी भी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। स्पिरिचुअलिटी, जब हम साइकोथेरेपी शुरू करते हैं, उसमें स्पिरिचुअलिटी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाता है, दिमाग के अंदर रिलैक्सेशन एक्चुअली बढ़ती है। बहुत स्टडीज हैं जो शो करती हैं कि जो दिमाग के अंदर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो स्पिरिचुअल एक्सपोजर से बदलने लगती है। कुछ लोग हैं हमारे बीच, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे बहनोई हैं, लगभग 10 साल हो गए हैं जब उनकी शादी मेरी सिस्टर की हुई थी, तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि ये जो है अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, मगर किसी का भी कहना नहीं मानते और जो है मतलब इतना बहाना बनाते हैं कि मैं आज छोड़ रहा हूँ, कल छोड़ रहा हूँ। किस तरीके से जो है उनको जो है सही हो सके, क्योंकि 10 साल उनको हो चुके और जो है पूरा घर बर्बाद हो रहा है उनका शराब पीने से ही। यहाँ पे किसी ना किसी को जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि एक दिन उसको समझ आ जाएगी, वो कभी नहीं होगा। मैंने कभी नहीं देखा, जब तक किसी का लिवर नहीं बैठ जाता, व्यक्ति कभी भी उठ के डॉक्टर के पास नहीं जाएगा जी कि हाँ मेरे को शायद प्रॉब्लम है और इससे मैं खुद छुटकारा नहीं पा सकता, आप मेरी मदद कर दीजिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। एंड उम्मीद है हमारे बहुत सारे दर्शक हमें फोन करते हैं, जब सवाल पूछते हैं कि क्या करें, घर में एक एडिक्ट है, उनको अपनी बातों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि नशे के बारे में जिंदगी लाइव में हम पहले भी 2 बार बात कर चुके हैं और आज फिर हमने इसी मुद्दे को छेड़ा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हर दूसरे घर की परेशानी है। कहीं दबी ढकी तो कहीं सरेआम बदनाम। आपके और हमारे जैसे लाखों परिवार इससे जूझ तो रहे हैं, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं जानते। रास्ता सिर्फ एक है, ये समझ लेना कि नशा भी कैंसर, एड्स और डायबिटीज की तरह ही एक बीमारी है और हर बीमारी की तरह इसका भी इलाज मुमकिन है। जब घर में कोई नशे का आदी होता है तो उससे नफरत होती है, समाज में बदनामी का डर हर वक्त हम पर हावी रहता है। कई बार हम उसकी मौत की दुआ भी मांगते हैं, लेकिन ये इस बीमारी का हल कतई नहीं है। नशे के आदी लोगों को दुत्कारने के बजाय उनका हाथ थामकर ही उनको सुधारा जा सकता है। एक बार हाथ थाम लिया तो मंजिल दूर नहीं, और मंजिल है नशे से मुक्त, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी। आइए मिलकर अपनी और दूसरों की जिंदगी को हर तरह के नशे से आजाद करें और बनाएं इसे जिंदगी लाइव। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार।
सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। आखिर काम तमाम किया। वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। फिर आशुर की गर्मी से डरने की जरूरत क्या, रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोजे पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से उल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार बांग्लादेश के एक तरफा चुनाव नतीजों से अमेरिका नाखुश, पर भारत की सधी प्रतिक्रिया। क्यों है ऐसा और क्या है छवि बांग्लादेश में भारत की? बंटवारे के समय से बंद पाकिस्तान के प्राचीन मंदिर में दोबारा शुरू हुई आरती, लंबी मरम्मत के बाद खुले द्वार। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे न डायलॉग न शब्द, सिर्फ भावों से अभिव्यक्ति। विदेशों में लोकप्रिय मूक नाट्य शैली पहुंची दिल्ली। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। भारत की सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ, जहां हाल ही में बेहद तनावपूर्ण और एक तरफा चुनाव हुए। मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने चुनाव का बॉयकॉट किया था और सत्ताधारी आवामी लीग आराम से जीत गई। अमेरिका ने इस एक तरफा चुनाव पर एतराज किया, कहा कि वहां दोबारा चुनाव होने चाहिए। भारत ने भी प्रतिक्रिया तो दी, मगर बचकर। उसने कहा कि बांग्लादेश का भविष्य वहां के लोगों को तय करना है। भारत के इस रुख की तो हम पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि भारत बांग्लादेश संबंध पर ढाका में क्या सोच है। ढाका से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत में जन्मी मुमताज रहमान की शादी बांग्लादेश में हुई। वे अब खुद को बांग्लादेशी कहती हैं, लेकिन मुमताज को उम्र भर मलाल रहेगा कि ये अपनी मां को आखिरी बार देख न सकीं। वे पिछले साल अपनी मां की मृत्यु के बाद पश्चिम बंगाल जाना चाहती थीं, पर उन्हें समय पर वीजा नहीं मिला। मैंने उनसे विनती की, कहा कि मेरी मां नहीं रही, मुझे जाना है, लेकिन उन्होंने वीजा नहीं दिया। भगवान न करे भविष्य में अगर भारत में रह रहे मेरे भाई बहनों को कुछ हो जाता है तब क्या होगा? ऐसी शिकायतें बहुत सामान्य हैं, मगर दोनों देशों के रिश्ते भी वैसे ही सामान्य हैं और इसकी नींव बांग्लादेश के बनने के समय ही पड़ चुकी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के बीच कई ऐतिहासिक समझौते हुए थे। धानमंडी 32 ढाका के बीचों बीच ये वही मकान है जहां पर 1975 में बांग्लादेश के पितामह कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या हुई थी। शेख मुजीब और भारत की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि इस दोस्ती में अब मिठास कम और खटास ज्यादा आ चुकी है। पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल जारी रही है। जहां 1970 के दशक में चंद राजनीतिक पार्टियां थीं, वहां अब 40 से भी ज्यादा हैं अलग अलग सोच वाली। जब 16 करोड़ की आबादी वाले एक मुल्क को बांग्लादेश के साथ भारत के बर्ताव को लेकर परेशानी रहती हो, तो इसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। मन में बैर रखने वाली बांग्लादेशी आबादी सारे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए ठीक नहीं, भारत की स्थिरता के लिए भी ठीक नहीं। वैसे बांग्लादेश के लिए भारत क्या है, ये ढाका में साफ दिखता है। यहाँ भारत से आने वाली सब्जियों से लेकर अनाज, दवाएं और दूसरे सामान हर कहीं दिख जाते हैं। सांस्कृतिक नजरिए से देखें तो संबंध मधुर है। लोग हिंदी बांग्ला गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं। एकमात्र समस्या है राजनीति। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दोनों देशों में काफी सांस्कृतिक समानताएं भी हैं और दोनों के कारोबारी हित भी आपस में जुड़े हैं, तो आखिर कमी किस चीज की है दोनों देशों के रिश्ते में? बांग्लादेश के लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीयों का रवैया बड़े भाई जैसा है। लोग चाहेंगे कि दोनों के आपसी संबंध और प्रगाढ़ हों, पर अभी लगता नहीं कि वो वैसा है जैसा उसे होना चाहिए। इससे दोनों का घाटा है। भारत बांग्लादेश के संबंधों में शरणार्थी समस्या और नदी जल विवाद जैसे दूसरे कुछ मुद्दे हैं जिनका निपटारा बाकी है, मगर इसके लिए बांग्लादेश को पहले अपने घरेलू राजनीतिक संकट से निपटना होगा। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी, ढाका।
बांग्लादेश चुनाव पर हमने दिल्ली स्टूडियो में बात की बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीणा सीकरी से और वहां के एक तरफा चुनाव पर भारत की सतर्क प्रतिक्रिया की वजह जाननी चाहिए। हमने हमेशा ये कहा है कि जो वहां पे हो रहा है, जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जो वहां पे डिफरेंसेस बने हैं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स के मुताबिक अगर हो रहा है तो ठीक है। और जो वहां पे ऑपोजिशन पार्टीज थी, बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी, उनको पूरा मौका था कि वो इलेक्शंस में भाग लें। लेकिन अगर एक पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं इलेक्शंस में भाग नहीं लूंगी जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, तो ये ना तो क्रेडिबल है ना डेमोक्रेटिक है। इसलिए हम देखते रहे हैं कि वहां पे एक इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अगर ये इलेक्शंस ना होते तो 24 जनवरी के बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम हो जाता। उनसे हमने ये भी पूछा कि भारत बांग्लादेश के बीच सीमा, नदी जल बंटवारा जैसे कई मुद्दों पर विवाद है और बातचीत होती रही है, तो उनमें कहीं कोई प्रगति हो रही है क्या? जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां गए थे सितंबर 2011 में, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था और इससे जो है सारी पुरानी प्रॉब्लम जो थी, एडवर्स पोजेशंस, एनक्लेव, थोड़ा सा बॉर्डर का भी अनडिमार्केटेड बॉर्डर था, वो सब अब तय हो गए हैं। उम्मीद है कि शायद बजट सेशन में या अगले सेशन में इस पे ये डिसीजन हो जाएगा और ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है वो इट विल कम इनटू फोर्स। तीसरा पे अभी तक वो तीसरा की एग्रीमेंट अभी फाइनलाइज नहीं हो पाई है, लेकिन वाटर टॉक्स चल रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो इलीगल इमिग्रेंट्स का सवाल है और जो अन्य सवाल है उस पर तो डिस्कशंस होते रहने चाहिए। हमारा सबसे ज्यादा लंबा लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है, तो ये तो बिल्कुल जाहिर है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती रहेंगी और इसमें कोई निराशपन की बात तो है ही नहीं। बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीणा सीकरी। ग्लोबल इंडिया में आगे, इराक में फिर चरमपंथियों ने सिर उठाया, अनबार प्रांत में जबरदस्त संघर्ष। वो सुबह, क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर है। हम दिखाते हैं वही खबर
जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। इराक में एक बार फिर शिया सुन्नी संघर्ष का डर पैदा हो गया है। इस्लामी चरमपंथियों ने पश्चिमी इराक के अनबार प्रांत में 2 महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया है। अनबार इराक का सबसे बड़ा प्रांत है, जिसकी सीमा सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब से लगती है। 10 साल पहले इराकी सैनिकों ने अमेरिका की मदद से अनबार से चरमपंथियों को भगा दिया था। वहां चरमपंथियों ने एक बार फिर ताकत दिखाकर इराक की नूरी अल मलिकी सरकार को चुनौती दी है। 2 साल पहले अमेरिकी सेना के इराक से बाहर निकलने के बाद वहां फिर से हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया है। इराक के अनबार प्रांत के ज्यादातर इलाकों पर अल-कायदा लड़ाकों ने कई वर्षों बाद फिर से नियंत्रण कर लिया है। प्रांत की राजधानी रमादी और दूसरे महत्वपूर्ण शहर फलूजा में इराकी सेना और चरमपंथियों के बीच लड़ाई हो रही है। इन इलाकों में अल-कायदा के समर्थन वाले चरमपंथी फिर से पकड़ बना रहे हैं। वे सीरिया से सटे इराक को एक सुन्नी मुल्क बनाना चाहते हैं। इराक के पश्चिमी अनबार प्रांत में कुछ दिन पहले जोरदार संघर्ष शुरू हुआ। वहां इराकी सेना की भिड़ंत अल-कायदा से जुड़े इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट नाम के गुट से है। इराक में लड़ रहा सुन्नी गुट सीरिया में भी असद सरकार के खिलाफ लड़ाई में शामिल है, जहां उसे दूसरे सीरियाई विद्रोही गुटों का विरोध झेलना पड़ रहा है। अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया था, जिसके बाद इराक में शिया बहुल सरकार आई। उसके बाद से ही अनबार सुन्नी चरमपंथ का गढ़ बन गया। अनबार प्रांत के फलूजा शहर में भी झड़पें चल रही हैं, जहां चरमपंथी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। सरकार विरोधी गुट फलूजा सैन्य परिषद के कमांडर ने कहा है कि जो कबीले सरकार का साथ देंगे उन्हें सजा दी जाएगी। फलूजा के विद्रोहियों ने ऐसे लोगों को सजा देने का फैसला किया है जो सरकार के साथ हैं। वहीं इराकी प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी ने फलूजा के लोगों से कहा है कि वे अपने इलाके से चरमपंथियों को निकाल दें। उन्होंने सेना से भी कहा कि वे रिहायशी इलाकों पर हमले न करें। अमेरिका समेत अन्य देशों में इराक को लेकर चिंता है। पिछले कुछ सालों में ये अनबार में हुई अब तक की सबसे भीषण लड़ाई है। बीबीसी रिपोर्ट। और अब बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंडअप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में है बीबीसी संवाददाता मार्क मार्डेल। अमेरिका के कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड और बर्फ पड़ी। कई दिनों तक तापमान 0 से 30-35 डिग्री के नीचे तक भी पहुंचा था। इतनी सर्दी पिछले 20 सालों में नहीं पड़ी। हजारों उड़ानें रद्द कर दी गईं। मौसम विभाग के मुताबिक ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वोर्टेक्स की वजह से इतनी जबरदस्त ठंड पड़ी। इन इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई और जनजीवन पर काफी बुरा असर पड़ा। सेहत और जान तक को खतरा होने के चलते कई इलाकों में तो लोगों को ये चेतावनी भी दी गई कि वो घरों से बाहर ही न निकलें। कुछ इलाकों में तो गाड़ियां चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। सीरिया के बंदरगाह लाटकिया से रासायनिक हथियारों की पहली खेप रवाना हो गई है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक समझौते के तहत सीरिया से हटाया जा रहा है। इन्हें 31 दिसंबर तक हटाया जाना था, लेकिन इसमें देरी हो गई। इस ऑपरेशन में शामिल नॉर्वे की पोत पर थी बीबीसी संवाददाता एना हॉलिगन, लेकिन मीडिया के पास आगे कवरेज की इजाजत नहीं होने के चलते उन्हें साइप्रस में रुकना पड़ा। रासायनिक हथियारों को इटली ले जाकर अमेरिका की नौसेना के जहाज पर चढ़ाया जाएगा। वहां से ये जहाज अंतर्राष्ट्रीय गल्फ क्षेत्र में इसे ले जाएगा, जहां टाइटेनियम से बने एक खास टैंक में इन्हें खत्म किया जाएगा। साउथ सुडान के शहर बोर के पास सरकारी सेना के साथ मौजूद थे बीबीसी संवाददाता एलिस्टर लीथेट। साउथ सुडान में 15 दिसंबर से चल रहे संघर्ष में कम से कम 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहां के राष्ट्रपति सल्वा कीर का समर्थन कर रही सेना और पूर्व उपराष्ट्रपति रिएक मचार की अगुवाई वाले विद्रोही बलों के बीच लड़ाई चल रही है। इस बीच इथियोपिया में दोनों पक्षों को सुलह के लिए राजी करने की कोशिशें भी की गईं।
और अब बात एक ऐसे मंदिर की जहां 60 साल से भी ज्यादा वक्त बाद आरती हुई। पाकिस्तान का कटास राज मंदिर बंटवारे के बाद से ही बंद था। काफी वक्त और पैसा लगाकर की गई मरम्मत के बाद अब इसे भक्तों के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय के लिए ये बेहद खास है। इस मंदिर के इतिहास और अहमियत पर शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। कई दशकों में ये पहली बार है कि पाकिस्तान में हिंदू कटास राज मंदिर में पूजा कर सकेंगे। 1947 में पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही ये मंदिर बंद पड़ा था। इस मंदिर में शिव की पूजा होती है और ये काफी बुरे हाल में था। कुछ साल पहले पाकिस्तान सरकार ने मंदिर को ठीक करने का जिम्मा लिया। मैं बड़े मुतमईन हुए हैं कि हमारे मुकद्दस मकामात को बड़े अच्छे तरीके से न सिर्फ बहाल किया है, बल्कि उनके लिए यहाँ पे पूजा के लिए जो रास्ते हमवार हुए हैं हमारे लिए, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। माना जाता है कि ये करीब 900 साल पहले बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये और भी पुराना है। यहाँ एक तालाब भी है। कहा जाता है कि ये तालाब शिव के आंसुओं से बना है। हिंदू यात्री इसमें डुबकी लगाते थे। कोशिश हमने ये की है कि जितना हिस्टोरिकली करेक्ट हम काम कर सके उतना हम करें, और जो जो इंटरवेंशंस आपको नजर आएंगी मे बी कुछ लोग उनसे डिफर भी करें, लेकिन हमें इन सारी चीजों का हिस्टोरिकल एविडेंस मिला तो हमने वहाँ पे वो सारे काम किए। मंदिर में फिर से जान फूंकने में कारीगर 7 साल तक काम करते रहे और इस पर 5 करोड़ रुपए की रकम खर्च हुई। यहाँ पास ही बुद्ध स्तूपा है और सिखों की कुछ हवेलियां भी। इसलिए कटास मंदिर हिंदुओं के अलावा कई मजहबों के लिए अहम है। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज, कटास राज मंदिर, चकवाल। ग्लोबल इंडिया में आगे, ऐसा कृत्रिम अंग जो चलता है दिमाग से। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरियान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरियान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। फिर आशर की गर्मी से डरने की जरूरत क्या, रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोजे पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से कुल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार।
सियासत के गलियारों से नॉट बी एन एलाई ऑफ किरण कुमार रेड्डी।